हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का टॉपिक बाय टॉपिक सभी वीडियो के माध्यम से आपका सिलेबस चल रहा है। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है आपका धार्मिक सुधार आंदोलन की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई है। जैसे कि आपने देखा था पिछले वीडियो में, जो कि उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में काल के अंत में कर्मकांडों की जो व्यवस्था थी वह चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके अलावा भी समाज में बहुत प्रकार की कुरीतियां जन्म ले चुकी थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और आपकी जात प्रथा। तो ये सभी जो कुरीतियाँ थीं ये समाज में बहुत चरम पर पहुंच चुकी थी। इसके अतिरिक्त भी कर्मकांडों की व्यवस्था बहुत ही चरम पर पहुंच चुकी थी। कर्मकांडों में बलि देने का कार्य शुरू हो चुका था। तो इस प्रकार समाज में बहुत प्रकार की कुरीतियाँ बहुत चरम पर हो चुकी थी। तो उन सभी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उसी समाज में कुछ संप्रदाय के लोग उभर कर आते हैं और इन कुरीतियों का बहिष्कार करते हैं। उन कुरीतियों को समाज से दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाते हैं। उसी आंदोलन को धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो उस धार्मिक सुधार आंदोलन की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ से ये जानकारी मिलेगी कि आगे जो जिन धर्मों की उत्पत्ति हुई है वह धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो वह बेसिक जानकारी इसी वीडियो से मिलेगी। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी को देखने को प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन। तो धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों उत्पत्ति हुई, तो अभी मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल के अंत में कर्मकांडों की व्यवस्था और कई समाज में कुरीतियाँ जन्म ले चुकी थी। उन कुरीतियों को हटाने के लिए कई वहाँ पे संप्रदाय उभर करके आते हैं। तो ऐसे जो धर्म का सहारा लेकर के समाज में इन फैली कुरीतियों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का आंदोलन जो था वह धर्म से जुड़ा था, इसलिए उसे धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। तो इसकी उत्पत्ति कब होती है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में अत्यधिक विस्तार हो चुका था। साथ ही साथ समाज में कई कुरीतियां जन्म ले चुकी थी। तो ये जो कुरीतियां जन्म ले चुकी थी, इन्हीं कुरीतियों को हटाने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए नए धर्मों का जन्म होता है, यानी नए संप्रदायों का जन्म होता है। वह कौन कौन से, तो 2 प्रकार के संप्रदाय समाज में उभर कर आते हैं। एक आपका नास्तिक संप्रदाय और दूसरा था आपका आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय क्या था, तो नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत इस प्रकार के लोग उभर करके आते हैं जो ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग होते हैं। वह केवल मानवतावादी होते हैं, अर्थात उनका मानना है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या है, ईश्वर कुछ भी नहीं है। हमें एक दूसरे के प्रति मानवता रखनी चाहिए, मानवतावादी बनना चाहिए। तो ऐसे संप्रदाय के लोग जो थे वह आपके नास्तिक संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। तो नास्तिक संप्रदाय के लोग ईश्वर को न मानने वाले लोग, केवल मानवतावादी पर ध्यान देने वाले अर्थात मानवतावादी लोग थे। मानवता को मानने वाले लोग जन्म होते हैं जिन्हें नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है। और ये नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रकार के धर्मों की उत्पत्ति होती है। एक आपका बौद्ध धर्म और दूसरा आपका जैन धर्म। इस बौद्ध धर्म जो आप जानते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित है। जैन धर्म जिसके जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे। तो इन सभी धर्मों को बारी बारी से देखेंगे किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। दूसरा आपका था आस्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय समाज में कुछ इस प्रकार के लोग उभर करके आते हैं जो ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं। जो ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं ऐसे लोगों को आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है। ये ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। ये ब्राह्मण संप्रदाय के लोग भी कहलाते हैं, यानी आस्तिक संप्रदाय के लोगों को ब्राह्मणवादी संप्रदाय भी कहा जाता है, जैसे कि नयनार वंश, अलवार वंश। तो ये जो उभर करके आते हैं नयनार और अलवार, ये जो लोग होते हैं ये आपके आस्तिक संप्रदाय से जुड़ने वाले लोग होते हैं।
तो इन सभी पर अब आपने देखा बौद्ध धर्म और जैन धर्म भर के आता है, तो मुख्य रूप से हम लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर बारी बारी से चलना रहेगा और यहाँ से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक कहानी रूप में चर्चा करेंगे, जिससे कि परीक्षाओं में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। इसलिए एक स्तरीय ज्ञान से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जो पढ़ाते हैं तो वो आपको ऊपरी और अपूर्ण वन लाइनर ज्ञान केवल देते हैं, और वन लाइनर ज्ञान कहीं ना कहीं वह आपके लिए घातक सिद्ध हो जाता है, जो कि असफलता का कारण सिद्ध हो जाता है लास्ट में, और आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा और हमेशा स्तरीय ज्ञान ही करें, क्योंकि स्तरीय ज्ञान थोड़ा समय अवश्य लग सकता है लेकिन उसमें सफलता निश्चित होती है। क्योंकि स्तरीय ज्ञान करें और अपनी सफलता निश्चित करें। तो अब चलते हैं कि यहाँ पर धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था, और आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो उत्तर वैदिक काल के अंत में होती है, जब उत्तर वैदिक काल का पतन हो जाता है। तो उस समय क्या रही राजनीतिक व्यवस्था, क्या रहे राजनीतिक क्षेत्र, उन क्षेत्रों से संबंधित देखते हैं। तो उन क्षेत्रों में आपका जो क्षेत्र था वह जन था, जन से बड़ा था आपका जनपद, और जनपद से बड़ा था आपका महाजनपद। महाजनपद जैसे वर्तमान में बात करते हैं तो आप ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिला, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद में आपका आता है देश। तो राज्य और उस समय का महाजनपद, वर्तमान का राज्य और उस समय का महाजनपद एक ही जैसा क्षेत्र थी, एक ही जैसी व्यवस्था थी। जैसे वर्तमान में आप राज्य जानते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, ऐसे ही उस समय महाजनपद हुआ करते थे। और उन जनपदों का जो वर्णन है वह आपके बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलते हैं। तो किस प्रकार मिलते हैं देखते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ था आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ से आपके 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में दूसरा आपका भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ था। इस जैन ग्रंथ से भी 16 महाजनपदों की सूची का वर्णन मिलता है, अर्थात आगुंतर निकाय से 16 महाजनपदों की सूची का वर्णन मिलता है। और भगवती सूत्र से भी जैन धर्म जो था उस जैन ग्रंथ से भी 16 महाजनपदों की सूची का वर्णन मिलता है। अब वह महाजनपद कौन थे, क्या थी उनकी राजधानियाँ और क्या हैं उनके वर्तमान में नाम, उनसे जुड़े कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उनके महाजनपद, राजधानी और वर्तमान नाम उनके दे रखे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में राज्य है, राज्य जैसे यूपी है, यूपी की अगर राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ है, और अगर पूरे देश सभी राज्यों की बात की जाए तो फिर उसकी राजधानी आपकी दिल्ली है। तो इसी प्रकार जैसे इस समय वर्तमान में राज्य की राजधानी हुआ करती हैं, जैसे कि यूपी की लखनऊ, इसी प्रकार से उस समय महाजनपदों की भी राजधानी हुआ करती थी। तो किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी और उनका वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है आप जानते हैं हम लोग, तो उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि महाजनपद में आपका पहला था मगध। मगध था, इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वह राजगृह हुआ करती थी। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में पटना बिहार का क्षेत्र आप जानते हैं, जो बिहार में पड़ता है पटना, वह क्षेत्र उस समय मगध के नाम से जाना जाता था। उस समय जो राजधानी थी राजगृह थी। उसके बाद में दूसरा आपका महाजनपद अंग था। अंग जिसकी राजधानी थी चंपा हुआ करती थी उस समय, और वर्तमान में इसे जाना जाता है भागलपुर, जो बिहार में ही पड़ता है, भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तीसरे थी आपकी वज्र महाजनपद। वज्र जिसकी राजधानी उस समय वैशाली हुआ करती थी, और वर्तमान में जो इसका नाम है, जो क्षेत्र है, वह मिथिला का क्षेत्र है। और जो चौथे नंबर, ये तीनों आपने देखा, ये तीनों आपके बिहार के हैं। और उसके बाद चौथा नंबर ये आपका काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी उस समय वाराणसी हुआ करती थी, जिसका वर्तमान में भी नाम वाराणसी ही है, जो यूपी में पड़ता है। उसके बाद पाँचवा नंबर उस समय जो महाजनपद था वह था कौशल, जो जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। वर्तमान में अगर नाम की बात की जाए तो वर्तमान में इसे फैज़ाबाद, जो लखनऊ के पास में पड़ता है, फैज़ाबाद जो यूपी में ही पड़ता है, उस नाम से जानते हैं। और जो छठा महाजनपद था वह था मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। और वर्तमान में बात करें तो देवरिया का क्षेत्र पड़ता है, वर्तमान में जिसे देवरिया के नाम से जानते हैं, जो यूपी में ही पड़ता है। उसके बाद में आपका 7वें नंबर पे महाजनपद था वत्स,
जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। जो वर्तमान नाम है वह प्रयागराज, जिसका नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद से बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। 8वां नंबर जो महाजनपद था वह था कुरु, जिसकी उस समय जो राजधानी हुआ करती थी वह इंद्रप्रस्थ राजधानी हुआ करती थी। और वर्तमान अगर इसे जाना जाता है तो दिल्ली के नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में भी जानते हैं आप दिल्ली राजधानी है, और उस समय भी दिल्ली राजधानी हुआ करती थी, लेकिन उस समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, ये महाजनपद पांचाल था, जिसकी उस समय राजधानी अहिच्छत्र हुआ करती थी। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है उस समय पांचाल के नाम से जाना जाता था, जो महाजनपद था। नेक्स्ट है 10वां नंबर आपका सूरसेन महाजनपद, जिसकी उस समय राजधानी मथुरा हुआ करती थी। वर्तमान में बात करें तो ब्रजमंडल का क्षेत्र जाना जाता है, जो यूपी में ही है। उसके बाद 11वें नंबर पर जो समय महाजनपद था वह था चेदी महाजनपद, और जिसकी राजधानी आपकी सुक्ति मत्री हुआ करती थी, जो वर्तमान में अगर जाना जाता है तो बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं आप। और नेक्स्ट 12 नंबर पे आपका अवंती। तो यहाँ पे पहले देखें इसको, ये इतने आपके यूपी के अंतर्गत क्षेत्र थे, जो वर्तमान में आप जानते हैं यूपी का जो क्षेत्र है वह यूपी के क्षेत्र में उस समय इतने महाजनपद हुआ करते थे। और 12 नंबर पे बात करें तो 12 नंबर पे आपका महाजनपद थी अवंती, जो एमपी में पड़ता है, जिसकी उस समय राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, जिसे महिष्मती के नाम से भी जाना जाता था। आप जानते हैं उज्जैन से अभी एक गिरफ्तारी हुई थी जिसका इनकाउंटर कर दिया गया, तो ये उज्जैन से ही, यानी उसकी राजधानी उस समय हुआ करती थी उज्जैन, और उज्जैन से ही उसकी गिरफ्तारी हुई। तो 12 नंबर पर है अवंती, जो एमपी में पड़ता है, जिसको आप अच्छे तरीके से खूब नाम सुने। और नेक्स्ट 13 नंबर पर आपका है, तो उस समय महाजनपद था मत्स्य, जो वर्तमान में यानी राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, जिसकी राजधानी उस समय हुआ करती थी विराटनगर, और इस समय वर्तमान में उसे तो जयपुर के नाम से जाना जाता है, जयपुर राजस्थान। उसके बाद में 14 नंबर पर आपका जो महाजनपद था वह आसमक महाजनपद था, जो दक्षिणी भारत में पड़ता है, अर्थात इसकी जो समय राजधानी हुआ करती थी वह पोटली हुआ करती थी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे 14 देखे। अब 15 और 16 दो और देखते हैं, जो ये भारत वर्तमान में भारत के बाहर हैं, लेकिन उस समय भारत में ही यह पूरा क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय आपका भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये पूरा क्षेत्र एक ही था। तो 15 नंबर पर आपका कंबोज महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी राजपुर हुआ करती थी। और 16 नंबर पर गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, जो तक्षशिला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया गया था। और आप गांधार का जो क्षेत्र है यहाँ पर एक संस्कृति आप देखेंगे, गांधार कला, अर्थात गांधार कला बहुत चर्चित, पूरे विश्व में भी चर्चित कला है। कौन सी? गांधार कला। तो ये जो दो क्षेत्र हुआ करते थे ये भारत के बाहर के क्षेत्र थे। इस प्रकार आपने देखा उस समय कौन कौन से महाजनपद, उनकी कौन थी राजधानियाँ, और वर्तमान में उन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन सभी से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो इसलिए इन पर भी एक विशेष नज़र बनाए रखें। उसके बाद में चलते हैं बौद्ध धर्म के उत्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पर सम्मिलित करके रखा है, और आगे का जो वीडियो आएगा उसमें बौद्ध धर्म स्टार्ट होगा, जिसमें आप उसके संस्थापक जानेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उनका कार्य क्या रहा, पूरा जीवन परिचय, उनकी क्या रही विशेषताएं, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने किस प्रकार से कहाँ कहाँ प्रवचन दिए, उनसे संबंधित जितने भी यानी उनके पूरे जीवनी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, उसे अवश्य देखें। तो आइए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे बौद्ध धर्म का उदय तो आप जानते हैं 6वीं ईसा पूर्व हुआ था, यानी 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, और बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी तक चला, 12वीं शताब्दी तक यह विलुप्त हो गया, यानी 6वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति होती है और 12वीं शताब्दी में यह विलुप्त हो जाता है, अर्थात 6 शताब्दी चला। उसके बाद में बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वह पाली भाषा में किया गया, जो कि प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया, तो पाली भाषा में किया गया। उसके बाद
बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस क्षेत्र में हुआ? तो कौशल क्षेत्र जो श्रावस्ती में हुआ। जो आप जानते हैं कौशल श्रावस्ती जो वर्तमान फैजाबाद कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था इस कौशल श्रावस्ती फैजाबाद क्षेत्र में। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर जो भगवान गौतम बुद्ध थे वह 21 बार यहाँ पर प्रवास किए थे, कहाँ? कौशल में। तो इसलिए यह कौशल क्षेत्र बहुत ही उस समय बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद में बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता था, अर्थात जो लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश पाना चाहते थे, प्रवेश लेना चाहते थे, तो ऐसे लोगों को उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार आपने देखा। और सबसे इन जितने भी ये महाजनपद हैं, इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली यानी सर्वशक्तिशाली जो था महाजनपद वह था मगध। यहीं पर पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह पूरी तरह से यहाँ पर समाहित थी मगध में, तो इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली था। तो इस प्रकार आपने देखा जितने भी महत्वपूर्ण थे धार्मिक सुधार आंदोलन की उत्पत्ति से संबंधित उन सभी पर कहानी के माध्यम से आपको मैंने अवगत कराने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। सभी को जय हिंद, नमस्कार।